नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चंचल पाटिल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के हमारे लेक्चर सीरीज़ में जो कि है इलेक्ट्रिकल मशीन्स और इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। तो कल के लेक्चर में हमने कुछ बातें पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ी थी। उसमें हमने देखा था कि डीसी जनरेटर जो है एक टाइप का इलेक्ट्रिकल मशीन है। तो हम यहाँ पे अभी पढ़ाई करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर। इसका जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर, वो होता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर डिपेंड होता है। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये जो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है वो डिपेंड होता है, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थोड़ा बड़ा नाम देख के घबरा मत जाना, ये सिंपल है। तो हम लोग तो जानते हैं कि एक मैग्नेट अगर हम लेंगे तो एक मैग्नेट के होते हैं दो पोल, एक जो होता है वो नॉर्थ पोल होता है और जो दूसरा होता है वो साउथ पोल होता है। अभी हम समझ रहे हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, इस मैग्नेटिक पोल में दो मैग्नेटिक पोल्स अगर हम ऐसे रखेंगे तो इसके बीच में जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है प्रोड्यूस होगा, और ये सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स कंसीडर करके नहीं चलेगा हमको। वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फ्लक्स आल्सो। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो हमें फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सीखने के लिए क्या करना है, दो मैग्नेट इस तरह से रखना है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ऐसे रखने से यहाँ पे क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है नॉर्थ से साउथ में प्रोड्यूस होगा। तो इसमें हम कंसीडर करके चलते हैं कि एक कंडक्टिंग मटेरियल है। क्या है? कंडक्टिंग मटेरियल है हम इस मैग्नेटिक फ्लक्स में और मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। तो अभी क्या होगा इस कंडक्टिंग मटेरियल में, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें इस कंडक्टिंग मटेरियल को तो मूव करना है या फिर इस मैग्नेटिक फ्लक्स को तो मूव करना है। फैराडेज लॉ क्या बोलता है, वी हैव टू मूव आइदर कंडक्टर और मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर दोनों में से किसी एक की भी मूवमेंट होगी तो क्या होगा, इस कंडक्टर के ऊपर ईएमएफ जनरेट होगा, इस कंडक्टर के ऊपर ईएमएफ जनरेट होगा और उस ईएमएफ के कारण उस कंडक्टर में फ्लो होगा करंट, उस ईएमएफ के कारण उस कंडक्टर में फ्लो होगा करंट। और अगर हम इस करंट और ईएमएफ की डायरेक्शन पता करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा या सीखना पड़ेगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ये थोड़ा बेसिक है जो हमें चाहिए स्टडी करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। आई होप all of you understand this particular concept. ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होता है, कहाँ पे, तो डीसी जनरेटर पे। डीसी जनरेटर पे प्रिंसिपल अप्लाई तो होगा, इसके पहले हमें थोड़ा सा डीसी जनरेटर में वाइंडिंग्स कौन से होते हैं पढ़ना पड़ेगा। डीसी जनरेटर में वाइंडिंग्स कौन से होते हैं। बेसिकली there are two types of windings in this particular DC generator. One is this field winding और जो दूसरी होती है, और सेकेंड वन इज
आर्मेचर वाइंडिंग। ये दोनों इम्पोर्टेंट क्यों है पता करते। ओके, सो जनरेटर का काम क्या है? जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करना। ये बात तो है। ओके, सो यहाँ पे ईएमएफ तो जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इस प्रिंसिपल के कारण जनरेट हो रहा है। लेकिन अगर आप जनरेटर का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ अलग तरह का होता है। तो ये फेनोमेना जनरेटर में कैसे ऑकर होता है अभी हमें देखना है। ओके, सो इसके लिए हमें पढ़ाई करना पड़ेगा फील्ड वाइंडिंग और कुछ प्रिंसिपल्स फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग के। ओके, सो ये जो फील्ड वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग को स्टेशनरी वाइंडिंग भी बोला जाता है। स्टेशनरी वाइंडिंग। और ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है, दिस आर्मेचर वाइंडिंग इज कॉल्ड एज अ रोटरी वाइंडिंग, और वी कैन कॉल इट एज अ मूवेबल वाइंडिंग ऑल्सो। स्टेशनरी मतलब एक जगह पर फिक्स है, उसकी पोजीशन जो है फिक्स है, वो मूव नहीं कर रही है। और रोटरी वाइंडिंग जो है वो रोटेट कर रही है, वो मूव कर रही है। ओके, सो ए फील्ड वाइंडिंग जो है वो एक्ट करेगी एग्जैक्टली एज अ मैग्नेट्स इन यूर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो यहाँ पे इस पर्चे पे हमने जो देखा है, यहाँ पे जो मैग्नेट्स का काम है, मैग्नेट्स का काम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है प्रोड्यूस करने का, वो जो काम है वो मैग्नेट का है। सो वो सेम काम डीसी जनरेटर में कौन करता है? फील्ड वाइंडिंग करते हैं। वो स्टेशनरी है, उसे सब सप्लाई दिया जाता है एक्सटर्नली, वो आगे आएगा। तो उसके कारण वो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट करता है। देन सेकेंड वन जो आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो काम करता है किसकी तरह? कंडक्टर जिस तरह से काम कर रहा था अपने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, उसकी तरह आर्मेचर वाइंडिंग क्या करेगा? काम करेगा। तो आर्मेचर वाइंडिंग क्या करेगा? रोटेट करेगा उसके अंदर। सो उसके रोटेशन के कारण क्या होगा? वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा। इसेंशियल चीज़ क्या है इस बात में? आपकी फील्ड तो मूव होनी चाहिए या फिर कंडक्टर तो मूव होना चाहिए। सो जो कंडक्टर यहाँ पे हमने डिस्कस किया है वो क्या है? रोटेटिंग कंडक्टर है। सो उसके रोटेशन के साथ क्या होगा? वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा। और जैसे ही वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा तो उस कंडक्टर, इस केस में हम कह सकते हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग में जनरेट होगा ईएमएफ, और उस ईएमएफ के कारण उसमें फ्लो होगा करंट। उस ईएमएफ के कारण उसमें फ्लो होगा करंट। सो just not discussing about the EMF and current, the important one is also what is the direction or what is the polarity of this EMF, direction of polarity of this EMF. so उसके लिए समझना पड़ेगा हमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो अगर मेरा हाथ आपको दिख रहा है तो अच्छी चीज़ है। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या बताता है? ये जो तीन फिंगर है, ये जो थंब है, इंडेक्स फिंगर है और मिडल फिंगर है, ये तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखने का एक दूसरे के साथ। ओके, सो वो तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री में है। तो ये जो थंब जो है वो हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ मोशन, मीन्स किस दिशा में हम आर्मेचर को रोटेट कर रहे हैं। ये थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, जो इंडेक्स फिंगर है वो हमें बताएगा कि फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है। तो अगर ये दोनों चीज़ें हमारे पास है तो हम तीसरी चीज़ डिफाइन कर सकते हैं। जो मिडल फिंगर है वो हमें बताएगा कि डायरेक्शन ऑफ व्हाट? ईएमएफ और करंट। ईएमएफ की पोलैरिटी क्या होगी और करंट की पोलैरिटी, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। अगेन थंब जो है हमारा वो हमें बताएगा कि मोशन क्या है, किस डायरेक्शन में हम आर्मेचर को रोटेट कर रहे हैं। इंडेक्स फिंगर जो है वो हमें बताएगी कि किस डायरेक्शन में फ्लक्स जा रहा है, और ये जो मिडल फिंगर है वो हमें बताएगी कि किस डायरेक्शन में ईएमएफ जनरेट हो रहा है। इतना सिंपल है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। सो अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए? ये तीन लाइंस ड्रॉ कर सकते हो।
ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगी थंब को। ओके, सो थंब क्या बताता है हमें? मोशन। मोशन मतलब किस डायरेक्शन में हम रोटेट कर रहे हैं। देन ये जो है आपकी है इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर हम इसे कंसीडर करते। तो अगर ये इंडेक्स फिंगर है तो ये हमें बताएगी कि डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, किस डायरेक्शन में फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। और इससे म्यूचुअली परपेंडिकुलर 90 डिग्री में इसके साथ जो है वो है हमारी मिडल फिंगर। क्या है? मिडल फिंगर। तो ये जो मिडल फिंगर है वो हमें डायरेक्शन देगी करंट का, डायरेक्शन ऑफ करंट, और वी कैन कॉल इट एज, और ईएमएफ की पोलैरिटी हमें देगी। ये जो थिंग है वो इतना सिंपल है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। सो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम क्या करेंगे, डीसी जनरेटर में जो कोई जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका जो ईएमएफ है और करंट है उसका डायरेक्शन हमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से सिंपली पता चल सकता है। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो अभी पहले से आते बेसिक से। सो हम आज पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर, जो कि डिपेंड है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के प्रिंसिपल पे। और डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो हमें दिया जाता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो उसके लिए हमने ये स्ट्रक्चर रखा है, कंडक्टर रखा हो, फ्लक्स। जो इसेंशियल चीज़ क्या है, फ्लक्स तो मूव करना चाहिए, कंडक्टर तो मूव करना चाहिए। तो जो ईएमएफ और करंट जनरेट होगा उसका जो डायरेक्शन है वो दिया जाएगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। ओके, सो यहाँ पे हमने स्टडी करा कि डीसी जनरेटर में वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे वर्क होता है। सो ये जो फील्ड वाइंडिंग है वो एग्जैक्टली काम करेगा अपने मैग्नेट जैसा, फील्ड वाइंडिंग। सो मैग्नेट जैसा काम करेगा मतलब वो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो रोटरी मीन्स वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगी और वो कंडक्टर की तरह वर्क करेगा, और उसके कारण उसमें जो है ईएमएफ और करंट जो है जनरेट होगा। और उसकी जो डायरेक्शन है वो हमें दी जाती है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। सो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में क्या करते हैं हम, तीन फिंगर जो है राइट हैंड के वो एक दूसरे को, तीन फिंगर जो है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर रखते हैं। कौन से थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर। और उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, ईएमएफ का डायरेक्शन उसमें निकालते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ तो अभी ये हो गया। तो जो इम्पोर्टेंट है अभी यहाँ पे, जो कुछ भी ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू निकालना, और उसका फॉर्मूला क्या है। जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है यहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या है, तो वो हमें पता होना चाहिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला। और हम उसे कॉल कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। magnitude of induced EMF। सो इंड्यूस्ड EMF डिनोट किया जाता है ई से, और उसका जो फॉर्मूला है वो है B इंटू एल इंटू वी इंटू साइन थीटा। B इंटू एल इंटू वी इंटू साइन थीटा। और यूनिट जो होता है उसका वो होता है वोल्ट्स में, ऑब्वियस है। सो यूनिट मेंशन करना हर बार ज़रूरी होता है, यूनिट मेंशन करना हर बार ज़रूरी होता है। वो हमारे सरनेम की तरह का, जैसे कि मेरा नाम चंचल पाटिल है तो उसमें सब पाटिल जो है मेंशन करना ज़रूरी है हर बार। ओके, तो उसके यूनिट से हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। तो यहाँ पे हम वन बाय वन एक एक टर्म्स देखेंगे। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नीट्यूड। सो ईएमएफ इंड्यूस किस कारण से हो रहा है जनरेटर में, तो हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण। ओके, देन कंडक्टर के कारण, ओके, देन उस कंडक्टर की मोशन के कारण। ये तीनों चीज़ें वहाँ पे मौजूद है। सो ये जो बी जो होता है वो रिलेटेड है मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ। सो ये जो बी है उसका वैल्यू है और उसका नेम जो है उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी,
मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, और जैसे मैंने बताया उसका यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो अगर अगला जो है वो रिलेटेड है कंडक्टर के साथ। ओके, सो कंडक्टर जो है वो है यल, जो है वो हमें बताता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ओके, सो ये मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है। ओके, तो उसके बाद जो आएगा वो है वी। तो वी जो है वो रिलेट करता है उस कंडक्टर के मोशन के साथ, तो उसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर। सो वेलोसिटी का वैल्यू क्या है और यूनिट क्या है, सरनेम क्या है वेलोसिटी का, तो अभी हम देखेंगे आगे। सो वी जो है वो हमें बताएगा वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर। वेलोसिटी के बाद जो आता है वो होता है थीटा। थीटा का जो मतलब है, थीटा जो होता है हमेशा एंगल होता है, पर ये एंगल जो है वो एंगल है एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ फ्लक्स, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स की जो प्लेन है, और प्लेन ऑफ कंडक्टर, प्लेन ऑफ फ्लक्स और प्लेन ऑफ कंडक्टर, उसके बीच का एंगल जो है ये देता है। तो अगर कोई कंडक्टर एक रोटेशन पूरा करता है और आर्मेचर एक रोटेशन जो मैग्नेटिक फील्ड वाइंडिंग ने प्रोड्यूस किया है उसमें रोटेट करता है, तो उसके कारण जो जनरेट होने वाली ईएमएफ होता है वो इस नेचर का होता है। ओके, इस नेचर का मतलब साइन नेचर का होता है, वो होती है साइन वेव। तो इसके पीछे का जो लॉजिक है साइन वेव के पीछे का, तो अगर यहाँ पे हम पूरा ड्रॉ करना चाहेंगे तो ये होगा, यहाँ पे हम थीटा लेंगे डिग्री में, और यहाँ पे होगा हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का एम्पलीट्यूड, इंड्यूस्ड ईएमएफ का एम्पलीट्यूड। ओके, सो इसमें समझने वाली बात क्या है, तो ये जो बी है, बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, वो तो रही कांस्टेंट। यल जो है वो भी क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, वो तो हम बार बार नहीं चेंज करेंगे, वो भी कांस्टेंट रहेगा। और एक रोटेशन जब हम कंसीडर करते हैं, वन रिवॉल्यूशन जब हम कंसीडर करते हैं, तो वेलोसिटी भी जो होगी उसकी वो कांस्टेंट होगी। तो रही बात जो वेरिएबल जो है इस चीज़ में, वो है थीटा, जो कि है एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ फ्लक्स एंड प्लेन ऑफ कंडक्टर। सो यहाँ पे हम डिफरेंट एंगल्स लेंगे। सो ये जो है ईएमएफ का इक्वेशन जो है वो चेंज होके किस तरह हो गया, के जो है वो कांस्टेंट है और साइन थीटा। सो जो कुछ भी इस ईएमएफ की वैल्यू है वो डिपेंड है इस थीटा के वैल्यू पे। ओके, सो अगर ये फॉर्मूला साइन देता है तो ये साइन वेव ही जनरेट करेगा। ओके, पता चला। सो ये एसीएन नेचर है, जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में पढ़ाई की बताया था। तो अगर थीटा के हम डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे, सो फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे अगर हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे क्या है, थीटा 0 डिग्री है। अगर इसमें हम 0 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 0 क्या होगा, 0। तो ईएमएफ इस पॉइंट पे जो जनरेट होगी वो क्या होगी, 0 डिग्री होगी। तो अगर ए पॉइंट हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें ईएमएफ मैक्सिमम मिल रहा है, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो ये जो एंगल है 90 डिग्री का एंगल है, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 90 क्या होगा, 1। सो जो उसकी वैल्यू है वो कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगी, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। और अदर जो वैल्यूज़ है इसके बीच में, अगर 45 डिग्री लेंगे तो यहाँ पे आएगा, तो 0 और 1 के बीच में होंगे, 0 और 1 के बीच में। अगर आप फिर यहाँ पे आएंगे तो 180 डिग्री पे पास जाएंगे, तो 180 डिग्री पे फिर क्या होगा, साइन थीटा वो साइन 180 जो है अगर फिर से 0 हो जाएगा, तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो फिर से 0 होगा। इस पॉइंट पे अगर आगे क्या है, ये पॉइंट जो है वो 270 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन 270 डिग्री आपका -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ईएमएफ की तो माइनस में आएगी।
और ए अगेन क्या हो रहा है 360 डिग्री पे, साइन 360 डिग्री मतलब 0 है, तो यहाँ पे फिर से आपका वैल्यू 0 हो रहा है। ये सब जो है वो एक वन रिवॉल्यूशन के लिए, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक बार आपने आर्मेचर रोटेट किया उसके लिए है, उस फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स में। तो 0 पे वैल्यू 0 क्यों आते हैं, 90 पे वैल्यू जो मैक्सिमम क्यों आते हैं, 180 पे वैल्यू, ये तो मैथमेटिकली हमने देख लिया। तो ईएमएफ के टर्म्स में अगर हम इसे समझना चाहते तो क्या है, जब भी वैल्यू 0 होगी एंगल की, तो ये एंगल किसके बीच का है, प्लेन ऑफ फ्लक्स और प्लेन ऑफ कंडक्टर। तो उस 0 के वैल्यू पे क्या होगा, वो दोनों जो प्लेन है वो एक दूसरे को क्या होंगे, पैरेलल होंगे, एक दूसरे को क्या होंगे, पैरेलल होंगे। सो अगर पैरेलल होए तो जो फ्लक्स कट हो रहा है एक दूसरे का, उस कंडक्टर के कारण फ्लक्स कट हो रहा है, वो कट ही नहीं हो रहा है, तो उसके कारण जो है 0 डिग्री। और 90 डिग्री पे क्या होगा, वो जो दोनों प्लेन है वो एक दूसरे के लिए क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स जो है इस केस में प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा कट होगा, और उसके कारण जो है आपका जो ई का वैल्यू है वो मैक्सिमम आएगा उस केस में। अगेन 180 डिग्री को पैरेलल होगा, 270 को 90 डिग्री होगा, लेकिन रोटेशन ईएमएफ जो है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अगर आप अप्लाई करते हो तो इसके लिए वो माइनस में चला जाएगा, और फिर से 360 डिग्री में वो पैरेलल हो जाएगी, दोनों प्लेन एक दूसरे के साथ, तो उसके बाद उसकी वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। सो ये सब जो लॉजिक है वो इसके पीछे का है। तो यहाँ पे हम आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, पहले तो हमने प्रिंसिपल स्टडी किया डीसी जनरेटर का, फैराडेज लॉ देखा, उसके बाद हमने स्टडी किया डीसी वाइंडिंग्स और वो प्रिंसिपल फैराडेज लॉ का डीसी जनरेटर में किस तरह से वर्क होता है, और उसके बाद हमने स्टडी किया जो इंड्यूस होने वाली ईएमएफ है जनरेटर में, उसका नेचर क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, और उसमें जो टर्म्स है उसकी वैल्यूज़ क्या है। ओके, सो आई होप you all understand the things. Thank you.